बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कहानी सुनाने लगा हूं। ये कहानी कहीं और नहीं हुई, ये वाक़या कहीं और नहीं हुआ, ये लाहौर का वाक़या है, ये पंजाब का वाक़या है, पंजाब के महकमा सेहत का वाक़या है। और वाक़या इतना दिलचस्प है कि आप इसको सुनकर हैरान रह जाएंगे। वाक़या यूं है कि सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना ही कहीं ना कहीं आपस में तू तकार होती रहती है, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है, और फिर इसके बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया जाता है, या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए तो ये कहा जाता है कि साइबर क्राइम से राब्ता कर लिया जाए और FIA में कोई शिकायत कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक लड़ाई के बाद, एक तू तकार के बाद, हार्श वर्ड्स दोनों तरफ से इस्तेमाल हुए। उसके बाद लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को नौकरी से ही फारिग कर दिया गया और कहा गया कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। बज़ाहिर तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम को और किसी भी शख्स को इस बुनियाद पर कहें कि आपने बदतमीजी की, आपने मिसकंडक्ट किया, लिहाजा आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। लेकिन कोई कायदा होता है, कोई कानून होता है जिसके तहत कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं कोई शिकायत रजिस्टर्ड होती है, कोई इंक्वायरी होती है, कोई जिम्मेदारी का तयन होता है और उस जिम्मेदारी के तयन के बाद सजा का फैसला किया जाता है। लेकिन यहां पर यह हुआ कि सोशल मीडिया पर आपस में तू तकार हुई, आपस में गालम गलोच हो सकती है, वो भी हुई हो, लेकिन इसके बाद यकतरफा तौर पे, क्योंकि इसमें वज़ीर आला के सोशल मीडिया इंचार्ज अज़हर मशवानी का नाम आ रहा है कि वो इस पूरी बहस के अंदर कूद पड़े और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिससे बदतमीजी की जा रही थी, जिससे इख्तलाफ किया जा रहा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। उस बहस के नतीजे में डॉक्टर को नौकरी से ही निकाल दिया गया। ये किस कायदे के तहत हुआ, ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर महकमा सेहत ने कहां से अहकामात लिए, क्या इंक्वायरी की, वाकया है क्या, और इसके नतीजे में क्या आज के बाद हर वो बंदा जो सोशल मीडिया पर बदतमीजी करता है, उसको अगर वो सरकारी नौकरी में है या कहीं पर, उसको इसी तरह निकाला जाता रहेगा। इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि ये हकीकत है क्या, वाकया है क्या। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, डॉक्टर अम्मार यूसुफ मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप सदर हैं YDA जनरल हॉस्पिटल के। और डॉक्टर साहब, ये तो एक अजीबोगरीब सी बात हो गई, लगता है जैसे कोई बादशाहत है, यूं लगता है कि बस एक नादरशाही हुक्म आया और नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये क्या वाकया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम, सबसे शुक्रिया आपका कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की इसके ऊपर। और जैसा कि आपने शुरू में आगाज़ में एक बात की कि ये एक दिलचस्प वाक़या भी है और एक अफसोसनाक वाक़या भी है। दिलचस्प इस लिहाज से कि सोशल मीडिया के डिस्प्यूट के ऊपर आपने एक डॉक्टर को नौकरी से फारिग कर दिया, एक मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा के। सही। अफसोसनाक इसलिए कि मैं अभी भी मतलब कि ऑन मीडिया हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेस रिलीज़ में YDA लाहौर जनरल अस्पताल और मैं बजाते खुद एज प्रेसिडेंट YDA लाहौर जनरल अस्पताल कॉन्डेम करता हूँ कि इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एक लिमिट में रह के बहस करनी चाहिए, एक लिमिट में रह के बात करनी चाहिए। और मैं ओपनली कॉन्डेम करता हूँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, चाहे वो जिस साइड से भी थे, आइदर फ्रॉम दैट साइड आइदर फ्रॉम दिस साइड। अब हम आते हैं जो आप जिनका नाम लिया माशाल्लाह आपने, जो उनकी सोशल मीडिया टीम के हेड है, मैंने उनका नाम रखा है ट्विटर मिनिस्टर। कि ट्विटर पे आप कोई भी बात करें, आप अगर वहाँ पे लगता है कि आपने गालिम गलोच कर दी है, तो आप ये सोचें कि आपके खिलाफ ट्विटर कार्रवाई करे ना करे, लेकिन आपके खिलाफ ट्विटर मिनिस्टर ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे। उनका नाम है अज़हर मशवानी साहब। अब वाक़या होता है सोशल मीडिया के ऊपर और उसको जो रंग दे के उसको नौकरी से निकाला जाता है वो है लाहौर जनरल अस्पताल। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाक़या शुरू कहाँ से होता है? हमारी जो डॉक्टर साहब हैं, जो फीमेल हैं, वो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हमारे पूरे जो है ना जज्बात उनके साथ भी हैं कि उनकी भी तस्दीक की गई। लेकिन उस तस्दीक को, उस बहस को एक सियासी रंग दे के अपनी सियासी पजीराई पाने के लिए, अपनी एक पॉलिटिकल स्टंट जिसको मैं कहूँगा करने के लिए, इन्होंने डॉक्टर की बलि चढ़ा दी। अज़हर मशवानी साहब, ये किस कायदे, किस कानून के कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि सोशल मीडिया पे तो रोजाना आपस में तू मैं हो रही है, हर किसी की प्रोफाइल के ऊपर उसके मुखालफिन जा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं।
तो इसका ये कंप्लेंट कहाँ पे लॉन्च हुई, किसने इस पर कार्रवाई किसी ने कंप्लेंट लॉन्च नहीं की, ना उन मोहतरमा ने कंप्लेंट लॉन्च की, ना ही कोई कंप्लेंट साइबर क्राइम के साथ पास गई, ना ही कोई कंप्लेंट जो है ना वो उस पर कोई सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया। सिर्फ एक हुक्म सादिर कर दिया गया जी कि डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया है मिसकंडक्ट के ऊपर, क्योंकि अदर माशवानी साहब वहाँ पे ट्वीट कर बैठे थे कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। तो अपनी उस स्टेटमेंट को जो है ना वो एक कह लें कि अमली जामा पहनाने के लिए, अपनी उस रिट को कायम करने के लिए कि मैंने अल्फाज निकाल दिए मुंह से पूरे होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की कि वो ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं। नहीं, इसके क्या किया, मैं बार बार जो हम नाम ले रहे हैं अजहर साहब का, और हम सुबह से अजहर मशवानी साहब के साथ राब्ते में थे और मेरी ख्वाहिश थी कि वो तशरीफ भी लाते, और अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, यानी कि अगर उन्होंने गालम गलोच के जवाब में कोई कार्रवाई करवाई है और उन्होंने उस पर स्टैंड लेते हैं, तो आए उसको डिफेंड करें और बताएं कि ये कानून के मुताबिक डिफेंड देखें। वो लेकिन मशवानी साहब से हम अभी भी दरख्वास्त गुजार हैं कि अगर वो बात सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम में आने से माजरत कर ली, कोई बहाना बना दिया कि मैं लाहौर से बाहर जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी अगर वो कुछ कहना चाहे तो अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। सुबह से हम उनसे दरख्वास्तें कर रहे हैं कि आप बताएं कि ये आपने किस कानून, आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है, आपने किस कानून के तहत ये सारा कुछ किया। अजहर मशवानी साहब का नाम आपने लिया, लेकिन अजहर मशवानी साहब के हुक्म पर तो डॉक्टर, मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो डॉक्टर साहब फारिग तो नहीं हो सकते थे सर। वो बिल्कुल देखें, ऐसी बात है कि पहले जो मैं अगर आपको खुल के बात करूं तो पहले अजहर मशवानी साहब के दफ्तर से, सीएम सेक्रेटेरिएट के दफ्तर से फोन आए हैं हमारे अस्पताल के अंदर, अच्छा, इस डॉक्टर को आप नौकरी से निकाल दें, जिस पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी कि क्योंकि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब नहीं है, क्योंकि उसकी एक जो लड़ाई हुई है वो सोशल मीडिया पे हुई है, इस पे हम अस्पताल के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हम ये कानून लागू करके कैसे इसको हम निकाल दें नौकरी से। तो उसी इसनाम में उन्होंने जो सारा प्रेशर था, जो सारा उन्होंने जो था अपना जितने भी सियासी रसूख इस्तेमाल किए, अदर मशवानी साहब ने अपना कार्ड प्ले किया कि वो सीएम उस्मान बुज़दार के राइट हैंड है या पता नहीं लेफ्ट हैंड है, मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं कौन सा हैंड है वो उनका, कि और हम उनको जानते भी नहीं थे। मतलब मशवानी इज नॉट दैट पर्सनैलिटी के जिसका हम जिक्र करें बार बार, पता नहीं कौन सी बड़ी बला है। लेकिन उनका एक हुक्म के ऊपर, इसका मतलब नहीं कि एक जगह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से सोशल मीडिया पर इख्तलाफ करते हैं, आपकी उससे लड़ाई हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका कैरियर खत्म हो गया, आपकी जॉब चली गई, आप इस जुर्म के मुर्तकिब हो गए कि आपने इख्तलाफ कर लिया था या आपने बदतमीजी कर ली थी। और बदतमीजी तो दोनों तरफ से होती है, यहाँ पर सोशल मीडिया का ये अमूमी रवैया। मैंने पता बात क्या होती है, कुछ ना असूल है दुनिया के, ठीक है, जो कि आप फॉलो किए जा रहे हैं। एक है कैंसल कल्चर, जिसका मैंने जिक्र पहले आपसे शो शुरू होने से पहले मैंने किया। कैंसल कल्चर को प्रमोट कर रहा है मॉब मेंटालिटी। मॉब मेंटालिटी क्या करती है, कैंसल कल्चर कैसे परवान चढ़ता है कि एक बंदा है, हम मान लेते हैं जी उसने गलती की, मैं खुद कंडेम करता हूं कि डॉक्टर साहब ने गलती की, वहां पे उनको इतनी हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि एक बंदा जिसने गलती की है, वो भी सोशल मीडिया पे उसकी एक बहस हुई है और आप उसको एक स्टिग्मा लगा के उसको पूरे माशरे के सामने उसको आपने टर्मिनेट करवा के आपने वो ऑर्डर, और वो उसके जो ऑर्डर आपने बड़ी फखर से पेश किए हैं जी कि देखिए जी हमने इसको नौकरी से निकलवा दिया। कानूनी तौर पे अगर कानूनी तौर पर के खिलाफ जो खातून थी वो या उनके बिहाफ पर अगर हुकूमत पंजाब कुछ करना चाहती है तो साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई हो सकती थी, वहां पर वो करवाते और उसके ऊपर जो भी कानून हमारे पास मौजूद है, जिस कानून के तहत बढ़ सकते हैं, तो उस पर सजा भी हो जाती, मुकदमा भी चलता, तहकीक भी होती। इसकी तो कोई तहकीक हुई, उस पर फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, ठीक है, कि जो कि सिर्फ एक सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया, जिसको टर्मिनेट किया गया उसको ट्रायल का मौका दिया नहीं गया, उसको सुना नहीं गया। चले जी मान लिया जी कार्रवाई, हुक्म सादर हुआ, आप हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्रवाई, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बुला के उसको आप पूछ लेते कि फेयर ट्रायल के हुआ क्या भाई, मतलब कि जो है ना, मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट होते हैं, उसमें दो टर्म्स यूज होती है, बड़ी ये अहम बात है। एक होती है रिहेबिलिटेशन, एक होती है रेट्रीब्यूशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि अगर एक बंदे ने गलती कर दी है तो आप उसको मौका देते हैं कि वो माशरे में दोबारा अपना कद बढ़ा सके, दोबारा उसको एक मौका देते हैं, ठीक है। और जो रेट्रीब्यूशन होती है, इसका मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम, कि जितनी उसकी गलती है उसको उतनी सजा दी जाए। अब आप चोरी के मुलजम को सजाए मौत तो दे नहीं सकते, और आप कत्ल के मुलजम को आप ये नहीं कह सकते तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, मतलब चीजें दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस केस में ना रेट्रीब्यूशन की बात की गई और रिहेबिलिटेशन का मौका मेरे ख्याल से नहीं दिया गया बिल्कुल भी। सेम केस ये काफ़ी और मुल्कों में हो चुका है, हमारे हमसाया ममालिक में हो चुका है। इसी तरह से एक लड़के के साथ इसी तरह सोशल मीडिया, एक मॉब मेंटालिटी ने एक छोटे इशू को बढ़ा चढ़ा के इस तरह पेश किया, मतलब मैं उस वाक़े की गहराई में नहीं जाना चाहता। अल्टीमेटली ही कमिट सुसाइड,
मतलब आपने वो मौका नहीं दिया, आपने उस डॉक्टर साहब को, आपने उसके कैरियर पे एक ऐसा दाग लगा दिया कि वो कल को किसी हॉस्पिटल में जाके अप्लाई करता है, कल को किसी और जॉब में जाता है, किसी और जगह जाता है, तो उसके साथ ये स्टिग्मा चलेगा। अब इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि डॉक्टर साहब की तरफ से सुना है माजरत भी की गई है इस मौके पे। देखें डॉक्टर साहब ने देखें सब कुछ होने के बावजूद उनको नौकरी से निकाल भी दिया गया। उसके बाद उन्होंने माजरत की, सोशल मीडिया में माजरत की, उन्होंने ट्विटर में माजरत की जाके। इसको वाईडीए ने कंडेम किया उसके, और वाईडीए जो अब स्टैंड लेके खड़ी है वो हमारी पूरी कम्युनिटी में एक मेंटल, अब हमारी पूरी कम्युनिटी में ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई आपकी नौकरी एक मिनिस्टर के खून की देन है कि आपको आज अभी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब कि मेरा सवाल होगा कि टाइगर फोर्स जाके, जो इनकी बनाई पीटीआई की टाइगर फोर्स, ये जाके अस्पतालों में जाके हरास नहीं करती? ये ड्यूटी प्लेस पे जाके डॉक्टर्स नर्सेज की तस्वीरें नहीं खींचते? इनको किसने इख्तियार दिया है? इनको, इनके खिलाफ तो किसी ने कार्रवाई नहीं की। अगर आप आते हैं गालम गलोच की तरफ, इनके कितने मिनिस्टर बैठ के, मतलब कि मीडिया के ऊपर कहाँ पे बैठ के, हर जगह बैठ के गालियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं। कभी कार्रवाई की गई? अगर आपने कार्रवाई, ठीक है, आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, तो मेरा ख्याल है फिर वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक लोगों पे ये कानून लागू करें, एक नया कानून बनाए कि गाली निकालने में नौकरी जाती है। तो मैं देखता हूँ सारे आपके हुकूमती ओहदेदारान, सारे आपके मिनिस्टर्स, सारी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो यहाँ नजर ही नहीं आएगी आपको कहीं पे। मतलब कि आप एक बंदे को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दे रहे, आपने उस पर ऐसा स्टिग्मा लगा दिया है, और आपने उस लड़की को भी, मैं समझता हूँ कि उन डॉक्टर साहबा को भी पोलिटिसाइज करवाया। मतलब कि छोटे से इशू को आपने उन डॉक्टर साहबा को भी एक ऐसे जो है वो बिल्कुल सही, ये अजीबो गरीब वाक़या, बिल्कुल बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या है कि सोशल मीडिया पे तू तकार होती है, बदतमीजी होती है, और जो एक मामूल का हिस्सा है। मैं इसमें अपने नाजरीन को खासतौर पे कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे जब भी कमेंट करें, जब आप किसी पर रद्द-ए-अमल किसी चीज़ का इजहार करें, उसमें बहुत मोहतात रहें। ऐसे अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें कि आप कानून की गिरफ्त में आ सकते हो, दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो, गाली दे रहे हो। ये देने इख्तिलाफ करना है, गाली नहीं देनी। लेकिन इससे अगले हिस्से में किसी हुकूमत को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की बहस के ऊपर किसी का कैरियर ख़त्म कर दे, उसकी नौकरी ख़त्म कर दे। इसके नतीजे में बहुत बड़ा क्यास फैलेगा। बहुत इसमें आप माजरत करवा ली, आपने माजरत करवा लें आप, और उसके बाद दोनों तरफ से माजरत करवा लें, जिसने भी बदतमीजी की है, उसके बाद आप उनको वापस नौकरी पर बहाल कर दें। हमारी यही दरख्वास्त है। अज़हर मशवानी साहब ने अपना इख्तियार साबित कर दिया, वो वज़ीर आला पंजाब के राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड हैं, जो भी हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक बाख्तियार शख्स हैं। वो जब चाहें पंजाब के किसी भी जगह पे, एक डॉक्टर बड़ी अहम पोस्ट पे होता है, वो नौकरी से निकलवा सकते हैं। हमने भी तस्लीम कर लिया कि जनाब आप नौकरी से निकलवा सकते हैं। हमने तस्लीम कर लिया अज़हर मशवानी साहब कि हम आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, आप जवाब देने के भी रवादार नहीं हैं, और आप अपने आप को जवाबदेह समझते भी नहीं हैं। हमने ये भी तस्लीम कर लिया, लेकिन आपको किसी का कैरियर ख़त्म करने की, उसकी नौकरी छीन लेने की हरगिज़ मैं समझता हूँ कि इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से डरें, बद्दुआओं से डरें। ये तरीका जो है बादशाहत के अंदाज में हुक्म सादर कर देना कि फ़लाँ को नौकरी से निकाल दो, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अदालतों को भी नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत के बाकी जो समय उनको भी नोटिस लेना चाहिए, और हमारे सेक्रेटरी सेहत को भी सोचना चाहिए कि वो रबर स्टैंप हैं। क्या ईवान वज़ीर आला से एक शख्स फ़ोन करेगा और वो बंदे को नौकरी से निकाल देंगे, उनका महकमा निकाल देगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस माशरे को, इस रियासत को, इस सूबे को, इस तमाम निज़ाम को जंगल का निज़ाम ना बनाएं कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को खा जाए। इसी दरख्वास्त के साथ पहला पार्ट ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की स्टोरी हमारे पास मौजूद है, और ये बात इससे पहले की जाती थी कि पंजाब में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपना एक ग्रुप बनाया था, उसको DMG नून के नाम से जाना जाता था, और उसमें आहद चीमा समेत बाकी ऑफिसर्स शामिल थे, और ये कहा जाता था कि ये शहबाज शरीफ के प्यारों का, ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप है। उनको अच्छी पोस्टिंग्स भी मिल जाती थी, वो अच्छी जगहों पे काम भी करते थे। बाकी लोग जो थे वो परे परे रहते थे और उनको कोई पोस्टिंग नहीं मिलती थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ के साथ है, और यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप नहीं
नहीं है। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना एक ग्रुप बना लिया है। एक तो उन्होंने जो एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया वो बड़ी तादाद में SNGAD समेत और पुलिस के बड़े अफसरान समेत मेरा ख्याल है वो वज़ीर आला पंजाब के वैसे ही मद्दा हो गए होंगे, क्योंकि 150% तनख्वाह हुकूमत के प्यारों की बढ़ चुकी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि एक ग्रुप है TK ग्रुप, वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा ताकतवर तरीन ग्रुप बन गया है और ताहिर खुर्शीद साहब का ये ग्रुप है जो ACS अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इस ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब की सपोर्ट भी हासिल है और वज़ीर आला पंजाब के पसंदीदा इस ग्रुप में जो अफसरान हैं उस्मान मौज़म साहब हैं, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर हैं, कुछ और बाकी लोग हैं, तो उनके नाम लिए जा रहे हैं। इसी ग्रुप में इरम बुखारी साहब का नाम भी है, डॉक्टर रहील सिद्दीकी का नाम भी है, अहमद अजीज़ तारड़ साहब का नाम भी है, इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभी भी कुछ लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि वज़ीर आला अपने ग्रुप का शायद उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि डॉक्टर शुएब अकबर और आसिफ बिलाल लोधी साहब भी वज़ीर आला के ग्रुप में शामिल थे और फिर वो निकाल दिए गए पंजाब से। तो इस वजह से कुछ लोगों की रिजर्वेशंस मौजूद हैं। इनसे आगे निकले तो दूसरा ताकतवर ग्रुप जो है आज़म सलमान खान का है, उसमें शहरियार सुल्तान, शौकत अली, नदीम महबूब और बाकी लोग शामिल हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो हैं उनका भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अपना एक ग्रुप बन रहा है। अगर ये कहा जाए कि नए मुकर्रर होने वाले हमारे जो IG पंजाब हैं इनाम गनी साहब, वो भी उनके ग्रुप में शामिल हैं, तो हमें बहुत सारे सहाफ़ती ज़राए और ब्यूरोक्रेसी के ज़राए इसकी तस्दीक करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि DMG नून ग्रुप भी अभी तक बाकी यहाँ पर मौजूद है। इसमें अब्दुल्ला सुंबल साहब जो कि सेक्रेटरी ख़जाना के तौर पे और डॉक्टर अहमद जवेद काई साहब सेक्रेटरी बल्दियात के तौर पर ताकतवर तरीन नशिस्तों पर मौजूद हैं और डॉक्टर अहमद जवेद काजी जो हैं और अब्दुल्ला सुंबल इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा साहब, उनका अपना ग्रुप था, जावेद महमूद साहब का अपना एक यहाँ पर ग्रुप था। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का कोई ग्रुप है या नहीं है, इस बारे में कहते हैं कि उनका कोई ग्रुप नहीं है। कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो हर ग्रुप में दिल अजीज़ हैं, इनमें मोमिन आगा साहब हैं, जुल्फ़कार घुमन साहब हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी दिलचस्प किस्म की यहाँ पर एक तकसीम है, एक गिरोहबंदी हो चुकी हुई है और मौजूदा हुकूमत अपना एक ताकतवर गिरोह यहाँ पर बना चुकी है, ग्रुप बना चुकी हुई है। इसकी सूरत हाल है कि ये तकसीम किस तरह से देखी जाती है और इसका फ़ायदा और इसका नुकसान है क्या, इस पर बात करेंगे। अयाशुजा साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, नई बात के, न्यो TV के और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक्सपर्ट। इनकी ओपिनियन जो है माहिराना राय जो है तस्लीम की जाती है। या साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या साहब ये जो ग्रुप बन गए, पहले कहा जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत का कोई ग्रुप नहीं है, अब एक ताकतवर ग्रुप मौजूदा हुकूमत का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपना एक ग्रुप बन गया है। इससे मामला ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, काम हो रहा है, और ये बाकी जो ग्रुप्स की सूरत हाल है इस पर क्या कमेंट करते हैं आप? नहीं साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा उस्मान बुज़दार साहब के ग्रुप से। उसकी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो सबसे पहले अपना सबसे जो ब्यूरोक्रेसी में उनको जानता था वो थे डॉक्टर राहील सिद्दीकी। वो उस वक्त चेयरमैन PRA थे जब उस्मान बुज़दार साहब का फाइनल हुआ एज़ वज़ीर आला पंजाब, और फौरी तौर पर उनके उसके बाद आर्डर हुए उनके सेक्रेटरी के तौर पे। ठीक। लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को पहली बार झटका उस वक्त लगा जब डॉक्टर रहील सिद्दीकी को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, और वज़ीर आला पंजाब की तमाम तर कोशिश के बावजूद वो उन्हें नहीं रोक सके। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ पे आके मीटिंग देते हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स पर फैसले होते हैं, और कई फैसले जो हैं वो इस्लामाबाद में ही बैठ के होते हैं। जैसे कि मौजूदा IG और नए CCP लाहौर का तनाज़ा था साबिक IG के साथ, और ये फैसला भी ऊपर हुआ क्योंकि हम उस वक्त पंजाब असेंबली मौजूद थे जब हमने वज़ीर आला पंजाब से पूछा। हुकूमती अमायदीन जो कहते हैं कि ये फैसला वज़ीर आला पंजाब का था, आप कहते हैं नहीं, ये इस्लामाबाद का नहीं, उन्होंने पूरा केस बनाकर ऊपर भेजा, खुद फैसला नहीं किया जैसे शहबाज शरीफ करते थे। पंजाब में एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो पंजाब से बाहर जिस ब्यूरोक्रेट का तबादला होता है उसको तड़ी पार समझा जाता है, खसूसन अगर वो KP या बलोचिस्तान चला जाए तो वो वाकई तड़ी पार होता है। जितनी पंजाब में मौजे हैं, जितने पंजाब में शशके हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो किसी सूबे में नहीं है। छोटे सूबे हैं बाकी। शहबाज शरीफ का ये था कि जिस ब्यूरोक्रेट पे वो इतमाद करते थे
फिर उस ब्यूरोक्रेट के साथ वो पूरी तरह खड़े होते थे और उनके मेम्बराने सूबाई और कौमी असम्बली की शिकायत ही ये थी, जो नवाज शरीफ साहब तक अक्सर जाती थी, कि वो अपने अफसरान की बड़ी साइड लेते हैं। और यहाँ पर राना सनाउल्लाह और एक दो और तगड़े वज़रा के अलावा किसी वजीर की हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने सेक्रेटरी से कोई बात कर जाए। शहबाज शरीफ बताएं, ये मुस्लिम लीग DMG नून ग्रुप बड़ा मशहूर रहा, पूरे दौर में बड़ा मशहूर रहा, तो अब इस वक्त कोई DMG नून ग्रुप की इतलात हैं कि अभी भी मौजूद है, कुछ अफसरान उसमें मौजूद हैं, वो उसके बावजूद कि वो DMG नून के हैं वो अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं? नजम साहब, पहले ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, DMG नून ग्रुप क्या था और जो उसमें नहीं थे वो उसकी किस तरह तज़हीक, यानी कि वो तज़हीक का मेज़ रवैया अपनाते थे कि जो लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बेइज्जती करवा सकते हैं वो शहबाज शरीफ के नज़दीक है। ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब सुबह मीटिंगें शुरू करते थे और रात तक मीटिंग्स चलती थी। सिर्फ डेंगी पे मैं आपको बता दूं कि ये अगर कहना कि मैं मियाँ साहब को बता दूंगा फलां इलाके में इतने केसेस थे, अब इतने हो गए हैं, और वो मान लेंगे, इस तरह होता नहीं था। उनके पास अपने ज़राए से सारी रिपोर्ट मौजूद होती थी और भरी मीटिंग में भी बाज़ औक़ात बेइज्जती हो जाती थी। और ये कहना कि नून ग्रुप नहीं था। आद खां चीमा उनका लाडला इसलिए था कि उसने वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्रोजेक्ट्स लाहौर में बनाए, मुझे नहीं पता उसने करप्शन की या नहीं की, ये फैसला नैब करेगी, अदालतें करेंगी, लेकिन उसके काम के बारे में सिर्फ बता दूं कि जो आज़ादी चौक बना है वो एक ऐसा मेट्रो बस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मेट्रो बस तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन एक आप कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट जिस पे बाहर का गुमान हो कि बाहर के तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं, वो जिस तरह वो। अच्छा, अभी भी कोई DMG का नून ग्रुप बाकी है? ये सारे उन्हीं के हैं, ये सब उन्हीं के मुस्तार लिए हुए हैं। पहले इन्होंने राहील सिद्दीकी और दूसरे लोगों, डॉक्टर शोएब अकबर कौन थे? शाहिद खान उनके गॉडफादर थे, उन्होंने पहली बार उनको एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला लगाया। उसके बाद आजम सुलेमान साहब ने कंटिन्यू किया, उनको स्पेशल सेक्रेटरी लगाया। उसी दौर में ये हालांकि PAS ग्रुप के नहीं हैं, ये PMS ग्रुप के हैं, लेकिन इनकी सारी तरक्की और ग्रोथ जो थी वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी थी। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं जवाद रफीक मलिक साहब, ये भी अहम पोस्टों पर, ये भी उनके अहम पोस्टों में शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी रहे, आप भी सबसे अहम पोस्ट पर बैठे हुए। इनका कोई अपना ग्रुप है? नहीं, इनका अपना कोई ग्रुप नहीं, लेकिन ये भी नून ग्रुप के ही हैं, इनको भी उन्हीं के दौर में। लेकिन फिर मैं आपको बड़ी बात कर रहे हैं कि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो नून ग्रुप तो कहां से लाएं? कितने चीफ सेक्रेटरी तो वो तब्दील कर चुके हैं। आजम सुलेमान जैसा प्रोफेशनल आदमी नहीं यहाँ पे चल सका। आजम सुलेमान साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनका कैरियर एज सेक्रेटरी दाखिला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उसके बाद ACS दाखिला, उसके बाद उनको जो जिम्मेदारी दी गई, बड़ा बेदाग कैरियर है, बड़े प्रोफेशनल, थारो प्रोफेशनल आदमी है अपने काम में और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में सारे काम चलाते हैं। वो नहीं एज चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे चल सके। उनसे पहले कितने लोग आप चीफ सेक्रेटरी लाए, वो नहीं चल सके। असल मसला ये है कि ये आपने जो भी बताया ना कि अलाउंस देके उन्होंने अपना ग्रुप क्रिएट किया, ऐसी बात नहीं है। वहां पे बड़ी ही बेइत्मीनानी पाई जाती है, और खुसूसन अब जो DG एक्साइज 150% तनख्वाहों में इजाफा, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो DG एक्साइज अब जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लिखा पढ़ा उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन मैं चूंकि एक्साइज की बीट 94 से कर रहा हूं, आपको पता है, मुझे ये पता है कि उसके ऊपर दबाव कितना था उस काम के लिए। इसलिए यहां पर अब क्या हाल है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज का लिखा पढ़ा। नहीं, डॉक्टर राहील सिद्दीकी ने उनकी बुलाकर एक दो बार बेइज्जती भी की थी, क्या लेटर लिख रहे हो मुझे, तुम्हें पता नहीं काम कैसे करना है। सर इशू ये है कि अब सेक्रेटेरिएट में पास, जैसे वो हॉकी का पास नहीं, आप जब टाइम किल करते हैं कि आपकी बर्तरी है तो बॉल अपनी उसमें लाकर उसमें लाकर हाफ में और एक दूसरे को पास करते रहे, इस तरह फाइलें पास हो रही हैं कि जब तक CM हाउस से कोई वाज़ेह ऑर्डर ना आए कोई बड़ा इनिशिएटिव आपने नहीं लेना। फाइल ये साल पहले की बात थी, अभी तक ये सूरत ये अब उससे बदतर हो गई है। अकरम अशरफ गोंदल की गिरफ्तारी के बाद, मैं उनकी करप्शन के बारे में नहीं बात कर रहा, उन्होंने बहुत सारे कामों में करप्शन किया है, लेकिन इस केस में बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑर्डर किसके थे, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी से सबको पता चल गया। सर असल इशू ये है कि 150% तनख्वाह में इजाफा क्या करेगा कि अगर आप को नैब गिरफ्तार कर ले या एंटी करप्शन गिरफ्तार कर ले, और आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर आए थे और उन्होंने कहा था कि अब नैब जो है किसी को तंग नहीं करेगा, किसी ब्यूरोक्रेट को, अपना काम आज़ादी के साथ करे। ये काफी देर पहले की बात कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन कम से कम 6 महीने से 1 साल के दौरान हो चुका है इस बात को, काफी अर्सा, मेरे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये बात शायद सुर्खियों में शाया हुई थी। नजम साहब, ये जो आपने रावी रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है, किसी ब्यूरोक्रेट ने उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया, हुकूमत खुद वो कर रही है सब कुछ, कैबिनेट से सब कुछ अप्रूव होकर आता है तो फिर ब्यूरोक्रेट आगे बढ़ाते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट किसी फाइल पर कुछ लिखने को तैयार नहीं कि कल को मैं फंस ना जाऊं।
इस वक्त वज़ीर आला पंजाब का जो ग्रुप है जिसके बारे में कहा जा रहा है ताहिर खुर्शीद साहब इसको जो है चला रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये हुकूमत कामयाब होगी अपने एक ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप बनाने में? बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए ये नहीं समझता कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, आप शहबाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में देख लें कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए। सेक्रेटरी दाखिला सबसे जो ACS होम जो सबसे अहम पोस्ट है उनके बाद उसमें कितने लोग चेंज हुए। चेयरमैन PND कितने लोग चेंज हुए, 2-3 पूरे 5 साल के टर्न्योर में। मैं दूसरे टर्न्योर की बात करूँ, पहले की नहीं। दूसरे टर्न्योर में आप तबादलों का वो लगा लें कि IG कितने तब्दील हुए। बात यह है एक कंटिन्यूटी होती है, एक IG आता है वो अपने पास जो भी टास्क उसको गवर्नमेंट देती है वो पूरी वो। इसका मतलब ये कि ये जो इतलात हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं इस वक्त उनका तबादलों में कोई अमल दखल नहीं है और ट्रांसफर पोस्टिंग्स में, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है, और बाज़ तबादलों में वज़ीर आला पंजाब का भी अमल दखल नहीं है, बाज़ तबादले उनसे भी बाला होते हैं। इशू ये है कि 2 साल हो गए उनको चीज़ों को समझते हुए। अब कुछ चीज़ें समझ आई हैं लेकिन उसके बावजूद तबादले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब अगर आप IG शोएब दस्तगीर, साबिक IG शोएब दस्तगीर और CCP उमर शेख की बात करें तो उमर शेख को इसलिए लाया गया कि मौजूदा हुकूमत का ख्याल ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की पहली गिरफ्तारी थी, हमजा शहबाज की जो पहली गिरफ्तारी थी जो नहीं हो सकी, उसमें पुलिस का बड़ा रोल था। तो उनको वो चाहते हैं कि ऐसी पुलिस हो जो नून लीग के ताबे ना हो। अब बात यह है कि 10 साल शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, उससे पहले भी आप उनका टर्न्योर लगा लें, फिर मियां नवाज शरीफ साहब का लगा लें, लाहौर उनका अपना शहर है। ये कैसे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स के उनके साथ ताल्लुक ना हो या नीचे वाले लोगों के उनके साथ ताल्लुक ना हो या पंजाब पुलिस में उनके ताल्लुक ना हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या शुजात साहब हमारे साथ मौजूद, और वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के ग्रुपों के हवाले से अभी तक हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून के असर रसूख से नहीं निकाल सकी ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी के तल्लक, और इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी खौफजदा है। बड़ी अहम खबर उन्होंने ब्रेक की, वो कहते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर के हवाले से रिवर रावी फ्रंट का कहा जा रहा है, वहाँ पर भी कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अहम खबरें हैं। इसके साथ ही एक और भी अहम खबर है, हम कोरोना करते हैं लेकिन एक और मर्ज खौफनाक हद तक बढ़ रहा है। कौन सा है, इस ब्रेक के बाद। अलराज़िक गार्डन हाउसिंग स्कीम 5 मरले प्लॉट की बुकिंग अब 2.5 लाख और 3 मरले प्लॉट की बुकिंग अब 1,80,000 में। बिजली, पानी, गैस और जरूरियात जिंदगी की तमाम आसाइशों से आरास्ता। अलराज़िक गार्डन हाउसिंग स्कीम, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। زمانم بخرودین دی زه په لیز نمبر 98 کې کار کوم. ما خپل بچی ته د پولیو 2 قطرې واچولې. تاسو چېرته خپل بچی مستقبل بچاو کړ دې؟ मैंने अपने बच्ची को पोलियो के कतरे पिलाकर इसको महफूज कर लिया है। क्या आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं? मैंने अपने बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिला दिए। क्या आपका बच्चा पोलियो जैसी बीमारी से महफूज है? मैंने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिला के महफूज कर लिया। क्या आपने अपने बच्चों को पिलाया है? ما ان شاء الله د خپل کوشنیانو له پولیو 2 قطرې ورکړي دغه مستقبل میں वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम कोरोना करते हैं और कोरोना के हवाले से मैं मीडिया की बात भी करूंगा, मैं हुकूमत की बात भी करूंगा, मैं अवाम की बात भी करूंगा। सब शोर मचाते हैं कि कोरोना की वजह से ये हो गया, कोरोना के लिए इतने वसाइल मुख्तस कर दीजिए हैं, कोरोना का इस तरह मुकाबला नहीं हो रहा। लेकिन इसके मुकाबले में बाकी तमाम अमराज जो हैं वो किस तरह नज़रअंदाज हो रहे हैं, इसकी एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर TB के हवाले से हमारे सामने आई है। और सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, TB के एक बरस के अंदर 1,89,712 मरीज़ जो हैं सामने आ चुके हैं। 1,90,000 के करीब मरीज़ों का मतलब ये है कि रोज़ाना 520 से ज़ायद मरीज़ आपके TB के सामने आ रहे हैं। सिर्फ TB के मरीज़ सामने नहीं आ रहे, बल्कि इसके साथ एक खौफनाक सूरत हाल ये भी है कि 2020 में TB के बायस 3,783 अमवात हो चुकी हैं। और TB का अगर मैं इसको ब्रेकअप करता हूँ महीनों के हवाले से, तो तकरीबन हर महीने 450 अमवात। और जब हम रोज़ाना की बात करते हैं तो TB की वजह से रोज़ाना पंजाब में 12 अमवात हो रही हैं। अब सवाल ये है कि इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही?
हम कोरोना से अमवात, कोरोना के मरीजों की बात बार बार करते हैं, हम पोलियो के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे कि हमारे जो 74% माहौलियाती सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं दोबारा टीबी ही की बात करूं तो 14,239 इनमें बच्चे हैं जिनमें टीबी डायग्नोज हुई है। इसका मतलब यह है कि अब आने वाली नस्लों को भी टीबी के साथ लेकर आ रहे हैं, और टीबी सिर्फ अकेली नहीं है बल्कि अपने साथ एड्स को भी लेकर आ रही है, और 539 मरीज टीबी के साथ, जब टीबी को डायग्नोज कर रहे थे, एड्स के मरीज भी सामने आए हैं। इन रिपोर्ट्स ने थरथल्ली मचा दी है। ये सूरत-ए-हाल है क्या? हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मियाँ मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ नवीद हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, नई बात के, न्यू टीवी के। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। खौफनाक इदाद-ओ-शुमार 1,90,000 मरीज, यानी कि रोज़ाना 500 से 520 से ऊपर मरीज टीबी के आ जाए, तो ये क्या, ये वाकई जो हमें इदाद-ओ-शुमार मिल रहे हैं और सरकारी ज़राए से मिल रहे हैं, ये दुरुस्त है? जी नजम भाई, बिल्कुल ये दुरुस्त है। और ये पिछले दिनों में एक इजलास भी हुआ जिसमें स्पेशल जो है वो खसूसी तौर पर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानब से जो है वो तलबी भी की गई और पूछा भी गया। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह सरकारी अस्पतालों की सूरत है, इस तरह जितने भी वर्टिकल प्रोग्राम हैं पंजाब में, खा वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, इस पर जी आप टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, तो इसके ऊपर हुकूमत वक्त की कोई तवज्जो नहीं है। अब सूरत ये है कि मेरे पास थोड़े से दादोशुमार है, मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने 2015 से 20 तक पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 3 अरब 15 करोड़ 45 लाख रुपए का PC1 मंजूर किया था। लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 33% बजट जो सिर्फ जो है इस हवाले से जो है वो इस्तेमाल जो किया गया। और इस हवाले से मैं ये भी बता दूं 3 अरब से ज़ायद का बजट था, तो 70% अखराजात जो है ना वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसियाँ इसका बर्दाश्त करती हैं। अगर वो आपको ना दें तो मौजूदा हुकूमत जो है हुकूमत वक्त वो इस मामले पर क्या करे, जब आपने बजट ही नहीं देना। इस वक्त जितने भी वर्टिकल प्रोग्राम है, ये अद्वियात ख़ास तौर पर जब आपके पास बजट नहीं होगा तो नजम भाई कैसे खरीदेंगे? अस्पतालों के अंदर जाएं, वहाँ पर MS साहबान के लिए इतनी बड़ी तादाद में मरीज नहीं आ रहे थे, पहले आना कम हो गए थे, ये अचानक दोबारा ये इतनी वेव इतनी तेजी के साथ आना और रोजाना 500 से ज़ायद मरीज हो जाना। नजम भाई एक और भी बात है, मैं ये समझता हूँ कि देखिए मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल तौर पर मैंने बहुत सारे लोगों से जो बात की, गुर्बत एक अहम इशू है। टीबी के जो लोग हैं वो सारे गुर्बत के जो है वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले, खुराक अच्छी ना मिलना, वो सारे के सारे डायग्नोज होते हैं। और ये टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का जो ये टारगेट होता है कि जब उनको इंटरनेशनल डोनर एजेंसियाँ पैसे देती हैं या हुकूमत देती हैं तो फिर वो तलाश करते हैं मरीज़ों को। तो ये भी हो सकता है कि महंगाई की वजह से और लोगों के पास पैसा नहीं है, गुर्बत की जो लकीर है उससे और नीचे लोग जा रहे हैं, खुशहाली ख़त्म होती जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप अद्वियात देना अगर बंद कर दें, सरकारी अस्पतालों में टीबी की अगर अद्वियात देनी बंद कर दें तो नजम भाई उसमें ज़ाहिर है कि मरीजों की तादाद में इजाफा होना है। आप देखें कि गुलाब देवी एक मशहूर अस्पताल है टीबी के हवाले से, और इस मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको वो एक ट्रस्ट है, इसको फंड्स भी फराहम किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अब अद्वियात की शॉर्टेज, अद्वियात ना मिलना, सिफारशी कल्चर, फिर उसके बाद मरीज़ को दाखिल किया जाता है, बेड दिया जाता है। ख़ास पर टीबी के लिए, टीबी का जो मर्ज था इसके लिए तो पिछले दौर में ये होता था कि हुकूमत वक्त लोगों को कहती कि जी अद्वियात लें, वाफर मकदार में अद्वियात पड़ी होती थी, अद्वियात लें, अद्वियात खाएँ, मरीज़ों को चेक करने का कोई मामला ही नहीं था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। तो अब तो जो है वो जिस तरह बजट फराहम नहीं किया जा रहा, अगर फ्राहम किया जा रहा है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पर मिनिस्टर हेल्थ या आपने एक बात की यहाँ पर बड़ी अहम बात की कि कैप्टन उस्मान ने इस सूरत हाल का नोटिस भी लिया और हदायत भी जारी की, और ये उस इजलास में इन तमाम एदाद शुमार की तस्दीक भी की गई कि ये जो जितने भी हैं ये दुरुस्त है कि ये इस वक्त मरीज़ों की तादाद यही है। क्या उम्मीद रखें कि कैप्टन उस्मान के सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिस लेने के बाद, मीटिंग करने के बाद सूरत हाल बेहतर होगी, फंड्स जाएंगे, मरीज़ों को अद्वियात मिलेंगी, इसकी रोकथाम के लिए काम होगा? नजम भाई मैं एक बात आपको बताऊं कि ठीक है, महकमा सेहत के जो हालात है, दोनों शोबे जो है वो ज़ोबो हाली का शिकार है।
लेकिन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की एक अच्छी बात वो भी हमें बतानी चाहिए कि वो ये जो डीसी लाहौर थे उस वक्त डीसीओ लाहौर थे, इन्होंने पोलियो के ऊपर और इस तरह के जो इंतज़ामिया हेल्थ की है उनके साथ बहुत काम किया, डेंगू के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ही इस वक्त ब्यूरोक्रेट है जो हेल्थ के अंदर जो सेक्रेटरी हेल्थ है प्राइमरी सेकेंडरी जो काम कर रहा है, और उसके ऊपर हालांकि इसको छोटा सेक्रेटरी हेल्थ कहा जाता है लेकिन इसके पास डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसने जिस तरह पिछले दिनों में करप्शन पकड़ी है, करप्शन पकड़ने का अंदाज मैं इसका ये है कि इसने अपने तौर पर सेक्रेटरी साहब ने अपने तौर पर जासूसी की और एक वहाँ का जो सेक्शन ऑफिसर और एक क्लर्क पकड़ा, उसने पैसे लिए थे अपनी रैकी के जरिए इन्होंने ये वो पकड़ा, और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक किया और वो बेहतर कर सकते हैं। मियां नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम तशरीफ लाने के लिए। और आखिर में नाज़रीन, ये एदाद-ओ-शुमार सरकारी तौर पर तस्लीम किए गए हैं, जाहिर किए गए हैं, और कैप्टन उस्मान की सरबराही में इजलास हुआ जिसमें इन एदाद-ओ-शुमार पर बात की गई और हिदायत जारी की गई कि जो इंसदाद टीबी प्रोग्राम है उसको दोबारा एक्टिव किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रोग्राम दोबारा मुतहर्रिक होगा, लेकिन 1 से 2 साल के दौरान जिस तरह तबाही मची है, जिस तरह मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये एक खौफनाक तरीन बात है। अल्लाह करे ये कंट्रोल कर लें, वरना आने वाले दिनों में ये एक बम की तरह टीबी जो है हमारे पसमानदा इलाकों में, हमारे पीछे रह जाने वाले इलाकों में सामने आ सकती है और इसका ये कोरोना से बड़ा मसला पैदा कर सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, हम इस पर काबू पा लें। इसी दुआ के साथ, ख्वाहिश के साथ, उम्मीद के साथ, अल्लाह हाफिज़।